हेलो बच्चों। तो जैसा कि हम लोग इस भारतीय संविधान आपका सम्मान की ये सीरीज में हम लोग आज चौथे कक्षा की ओर प्रारंभ किए हैं। फर्स्ट का क्लास लेक्चर जो है आपका इंट्रोडक्शन करा। सेकेंड में हम लोग उसमें संविधान क्या है उस पर बातें किए। और थर्ड वाले सेकेंड वाले लेक्चर में जो है हम लोग थर्ड वाले में हम लोग बात किए पॉलिटिकल कल्चर की बात किए थे। आज हम लोग बात करेंगे कि पॉलिटिकल कल्चर का जो डिवाइड है वो मतलब क्या क्या है, उस टॉपिक पे आज हम लोग बात करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ईश्वर के आशीर्वाद से बहुत ही कुशल मंगल होंगे और हम अपने इस लेक्चर के जर्नी हैं इस तरीक़ा से। चलिए स्टॉप। चलिए तो हम लोग बात कर रहे हैं, देखते हैं कि राजनैतिक सांस्कृतिक का वर्गीकरण क्या है। तो इन टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं इस प्रकार से। राजनैतिक सांस्कृतिक का वर्गीकरण। राजनैतिक सांस्कृतिक वर्गीकरण का अगर बात करें तो इसमें तीन टर्म यूज होती है। तीन टर्म यूज होता है। फर्स्ट जो यूज होती है इसमें संकीर्ण राजनैतिक संस्कृति। फर्स्ट इसमें जो यूज होती है संकीर्ण राजनैतिक संस्कृति। इसमें सेकेंड जो यूज होती है अधीन राजनैतिक संस्कृति। फोर्थ जो यूज होता है शब्द राजनीतिक संस्कृति। इसी को कहते हैं भागनैतिक संस्कृति। तो इस तरीका से इसके तीन पहलू है और इन तीनों पहलुओं को मिलाकर ये जो है राजनीतिक सांस्कृतिक वर्गीकरण बनता है। और अब इन तीनों पहलुओं को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि इनमें क्या क्या होती है, क्या क्या क्वालिटी होती है इनमें, जिससे ये मतलब फाइंड आउट होता है और क्या मतलब इसमें नागरिकों के हित में क्या है या फिर सरकार को क्या हित देता है कि नागरिकों के हित में क्या करना है। तो इस तरीके से हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक देखेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट टॉपिक आपका है, ये फर्स्ट जो है इसमें संकीर्ण राजनैतिक सांस्कृतिक, और इसी में हम लोग जो देखेंगे सेकेंड, ये फर्स्ट हम लोग देख चुके हैं। सेकेंड इसी में हम लोग देखेंगे अधीन सेकेंड जो इसी में हम लोग देखेंगे अधीन राजनीतिक संस्कृति। और इसमें थर्ड जो हम लोग थर्ड पॉइंट जो इसमें हम लोग देखेंगे, तो ये थर्ड पॉइंट इसमें जो आती है सभ्य राजनीतिक संस्कृति, या आप इसी को कह सकते हैं भागीदारी युक्त राजनीतिक संस्कृति। भागीदारी युक्त राजनीति संस्कृति। तो इन तीनों पहलुओं को मिलाकर ही मतलब राजनीतिक सांस्कृतिक वर्गीकरण का मूल्यांकन किया जाता है। अब इन तीनों टॉपिकों में से हम लोग बात करेंगे कि सांस्कृतिक राजनीतिक संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति क्या है, अधीन राजनीतिक संस्कृति क्या है, या फिर सभ्य राजनीतिक संस्कृति किसे कहते हैं, या फिर भागीदारी युक्त राजनीतिक संस्कृति किसे कहते हैं। तो इस तरीका से अब हम लोग ये देखने की कोशिश करते हैं कि इसका ये मिटा देते हैं। आप लोग लिख चुके होंगे, मैं ये आशा करता हूँ।
और इसी तरीके से अब हम लोग देखेंगे इसका जो फर्स्ट टॉपिक है इसी को क्या कहते हैं। तो ये टॉपिक में आप लोग इसे लिखिएगा, ये मेन आपका टॉपिक है, ये आपका टॉपिक है। टॉपिक का ये सब कोर लिखाए थे। तो आइए फर्स्ट इसमें हम लोग देखते हैं यहाँ पे ये है क्या। तो ये है क्या, ये हम लोग समझने की कोशिश करते हैं एक एक पार्ट को देखकर। तो इसमें आप जो फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा इसमें, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आप लिखिए सरकार ये चाहती है, इस मतलब इसे पहले समझ लें, सरकार ये चाहती है, फिर मैं पॉइंट लिखा दूंगा कि जो बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र है, जो बिल्कुल पिछड़ा है, मतलब अशिक्षित है, या फिर मतलब कोई सामाजिक शोषण का वो मतलब क्षेत्र है, या भाषा आधार, जाति, लिंग भेद के आधार से वो समाज से बिल्कुल कटा हुआ क्षेत्र है, या कोई शहर है या ग्रामीण परिवेश का कोई ऐसा क्षेत्र है, तो उसे सरकार मतलब वहाँ किस तरीका से उसका भागीदारी निभाने के लिए उसे प्रेरित करे, उस लोगों को कैसे वहां से निकाल करके उसके उत्थान की ओर ले जाए। तो वहां पे वही वो बात कर, लोगों को शासन में कैसे करे, ये मतलब सरकार सोचती है कि लोगों को, फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, फर्स्ट पॉइंट, लोगों शासन में भागीदारी कैसे करवाए, क्या ऐसी चीज सोचे, क्या ऐसी सरकार तकनीक को अपनाए, क्या ऐसी सरकार मतलब अपने नियमों में कुछ ऐसे चेंजेस करे जिससे मतलब लोगों के अंदर एक उत्साह पैदा हो और वो अपने उस चीज के लिए प्रेरित हो और वहां तक पहुंच सके। तो ये चीज हम लोग देखेंगे इसे, क्योंकि वहां पे सरकार को ये बहुत चैलेंजेस फेस करना पड़ता है, ग्रामीण क्षेत्र को जो बिल्कुल ही सुदूर क्षेत्र है, तो उसे बहुत ही चैलेंजेस फेस करना पड़ता है, क्योंकि वहां के लोग जो है मतलब बिल्कुल ही ज्ञान से पिछड़ा होता है, ज्ञान की क्षमता नहीं होती है और उसे साहस भी नहीं होती, तो वो किस तरीका से अपने आप में मोटिवेट हो और वो पहुंचे। इस तरीके से सेकेंड पॉइंट अगर आपको लिखना हो इसमें, तो इसका ज्ञान क्षमता कम या ना के बराबर होता है। तो ये चीजें सरकार को चैलेंजेस फेस करना पड़ता है। अब फॉर एग्जांपल अगर समझना चाहें तो जारवा, सेंट्रलीज, अंडमान उससे दूर रहता है, जैसे वो चाहता है कि हमारा अपना एक मतलब अलग सेपरेट सब कुछ हो, हमारा अपना सेपरेट कल्चर हो, हमारा सेपरेट अपना लैंग्वेज हो, भाषा हो, ज्योग्राफिकल सेफ्टी हो। जैसे यहाँ पे अगर बात करें तो जैसे हम लोग कहते हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा जो है शहरीकरण, नगरीकरण की ओर चले गए हैं, तो हम लोग जितना भी डेवलप कर जाएं, अगर वास्तविकता रूप से अगर देखा जाए तो इस पृथ्वी पर अगर जीवन यापन करने का अगर सारे रिसोर्सेज को, अगर वो नेचुरली रिसोर्सेज को अगर सबसे ज्यादा अगर सिक्योरिटी अगर प्रोवाइड करती है तो वो ट्राइबल क्षेत्र का लोग करते हैं। जैसे आप सोच लीजिए कि आपके पास अगर नेचुरल रिसोर्सेज अगर ना हो, जैसे कि मतलब जो जनजातीय लोग हैं वो जिस तरीका से हिली एरिया में रहते हैं और रह करके वो सारे नेचुरल चीज़ों को, जैसे पेड़ पौधे, वनस्पति, सारे चीज़ों को जो है मतलब वो
सेफ्टी देते हैं, वो रोकते बचाते हैं अपने कल्चर के नाम पे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, राजस्थान का एक एग्जांपल आपको मैं देता हूँ। जैसे राजस्थान में एक कोई संगठन है, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, जो कि हिरन को लेकर के वो सेफ्टी करता है, जिसके लेकर के सलमान खान, ये बहुत ही ज़्यादा ज्वलंत मुद्दा रहा है, जो कि मतलब जो हिरन को मारा था तो वो जेल गया था उसी में। क्या था, मैं उसका नाम थोड़ा सा भूल रहा हूँ, वो ध्यान से मेरा निकला हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं ये बताता है आपको कि आप किस तरीका से नेचुरल रिसोर्सेज को जो है मतलब सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है, और सरकार ये चाहती है कि आप कदम से कदम मिलाकर उनके पास आए और वो काम करें। तो ये इस तरीका से आप ये टॉपिक लिख सकते हैं इसको समझने के लिए। तो आइए इसका हम लोग दूसरा देखते हैं, इसी में दूसरा टॉपिक इसका। तो अब सेकेंड टॉपिक जो हम लोग बात करेंगे, सेकेंड टॉपिक हम लोग अधीन राजनीतिक संस्कृति में बात करेंगे। तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इसमें, लोगों का शासन सरकार का ज्ञान होता है। मतलब इसमें ऐसा कहा जा रहा है कि लोगों का, अगर आप फर्स्ट पॉइंट लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, लोगों का शासन सरकार का ज्ञान होता है। यानी कहने का मतलब है, जब लोग जमीनी स्तर से सरकार से जब जुड़ेगी कड़ी दर कड़ी, तो पता चलेगा ना कि समस्या क्या है। और फिर वो जब मतलब अगर मान लीजिए कि कोई ट्राइबल क्षेत्र का अगर लोग अगर सांसद में अगर जाते हैं, तो उनको पता चलेगा कि एक ट्राइबल क्षेत्र का क्या क्या परेशानी हो सकता है। तो वो फिर उस लायक मतलब जो रूलिंग पार्टी जो है, जो गवर्नमेंट है, वो वहां का वो नियम बनाएगा, वो कानून बनाएगा, तब फिर पता चल पाएगा। ऐसे मान लीजिए किसी भी कानून का विरोध क्यों होता है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल इतिहास की दुनिया से दे रहा हूँ। जिस वक्त हमारा देश मतलब आज़ादी को लेकर के गुहार लगा रहे थे और फ्रीडम के लिए मतलब लड़ रहे थे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, तो उस समय साइमन कमीशन आया, उसका जो हमारे फ्रीडम फाइटर लोगों ने विरोध किया। क्यों विरोध किए? क्योंकि उसमें जो है मतलब जिस समाज के लिए आप कानून बना रहे, जैसे साइमन कमीशन हो गया, ये सब सारा जो आया, तो आप जिस समाज के लिए जो कानून बनाने जा रहे हैं, जब वहां के वो समाज के जब लोग ही इन्वॉल्व नहीं हैं, तो आप उसकी परेशानियों को कैसे समझेंगे। जैसे इंट्रोडक्शन ही फर्स्ट क्लास में ही मैंने बताया कि अगर किसी चीज का आप मूल्यांकन करना चाहते हैं तो आप जमीनी स्तर से जाए ना। आप एसी में बैठ करके गरीबी रेखा का मूल्यांकन कर रहे हैं, कैसे पॉसिबल है। तो ये चीजें जो है मतलब नहीं होना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं हम लोग वहां से भी सीखें। तो अब सोचिए कि अगर जब आप वहां पहुंचिएगा, जब मान लीजिए किसी जैसे माइनॉरिटी के लोग वहां पहुंचेंगे सांसद में, तो वो अपना दर्द को बताएंगे। मान लीजिए कि अगर कोई जो भाषा के आधार पे मतलब वो अपना सेफ्टी चाहते हैं, तो वो लोग वहां जाएंगे। तो वो सारा जब कल्चरल, जो ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल, जब सारे चीज वहां जाएंगे, सामाजिक प्रेरित लोग जब वहां जाएंगे, तो वो अपना जो समस्या है वहां वो बताएंगे। फिर दोनों को मिलाकर समस्या और समाधान के बीच का फिर जो कोई एक रास्ता होगा वो फिर निकलेगा। तो जब तक आप ऐसे लोगों को वहां प्रेरित नहीं करेंगे जाने के लिए, तो वो कैसे होगा। तो इसीलिए सरकार आपसे कह रही है इसमें कि लोगों का शासन, जो लोगों का जो शासन होता है, मतलब लोग मतलब पब्लिक पीपल, मतलब देश का जो जनता है, जनता का शासन सरकार के लिए ज्ञान का काम करता है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि सरकार तो ऊपर बैठा हुआ है ना, एक जो है मतलब बॉटम टू टॉप, टॉप टू बॉटम, ये वाली एक सिचुएशन क्रिएट होया हुआ है। तो जब तक जमीनी स्तर से ऊपर किसी चीज को आप नहीं ले जाएंगे, तो ऊपर वाले लोग जब तक नीचे नहीं आएंगे, तो फिर कैसे पता चलेगा कि क्या हो रहा है कहाँ और क्या नहीं हो रहा है कहाँ। तो ये कहीं ना कहीं ये चीजों को मतलब ये अच्छी बात यहाँ पे कहा गया है इस पॉइंट में कि मतलब लोग जो है शासन के लिए मतलब सरकार का ज्ञान का काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। तो इस तरीका से आप इसे समझ सकते हैं। जैसे कि मैंने एक ब्रीफ में थोड़ा सा मैं बता दूं, जैसे कि मतलब फर्स्ट टॉपिक जो हम लोग जो टॉपिक जो बात किए हैं वो है राजनीतिक संस्कृति का वर्गीकरण। उसमें 3 टॉपिक हम लोगों का पढ़ना था। फर्स्ट था संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति। सेकेंड टॉपिक जो हम लोगों का था उसमें पढ़ने का
अधीन राजनीति संस्कृति। थर्ड टॉपिक जो हम लोगों का पढ़ने का था उसमें सभ्य राजनीतिक संस्कृति या भागीदारी युक्त राजनीतिक संस्कृति। तो हमने ब्रीफ में बात किया जैसे कि सांस्कृतिक संकीर्ण का जो बात की है, तो इसमें होता ये है, अगर एक सिंपल सी भाषा में ये समझे तो सरकार आपसे चाहती है कि देश के, मतलब एक सिंपल सी भाषा में अगर समझे तो फर्स्ट टॉपिक जो संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति है उसमें ये होता है कि देश के हर कोने कोने से, हर उस समाज से लोग सांसद पहुंचे जिससे कि वो मतलब जनता के कल्याण के लिए जो योजना बनाएंगे किस तरीका से वो चलाया जाए, किस तरीके से वो बनाया जाए, उसमें क्या क्या समस्या है और कैसे हमें उसे निवारण करना है, तो वो जानने के लिए और बढ़िया तरीका से इम्प्लीमेंट करने के लिए उस छोटे छोटे क्षेत्रों से चाहती है सरकार कि वो लोग आए और फिर यहाँ अच्छे तरीका से काम करें। तो ये परेशानी इसमें ये होती है, सरकार तो ये चाहती है लेकिन इसमें परेशानी ये होती है कि ये बिल्कुल ही जनजातीय क्षेत्र से आते हैं, नहीं मतलब जिस तरीका से आप कह सकते हैं एसटी वाले लोग जो होते हैं, शेड्यूल ट्राइब वाले जो क्षेत्र वाला जो होता है वो बिल्कुल सामाजिक नगरीकरण ये सबसे दूर रहता है, वो बिल्कुल ही मतलब करा हुआ रहता है क्योंकि वो पूरा हिली क्षेत्र में रहता है, तो वहां से वो दिक्कत होता है। और वो भी हम लोगों की जिंदगी जीने के लिए वो एक समाज का हिस्सा है, क्योंकि अगर वो नहीं रहेंगे तो फिर हम लोग भी नहीं जीवित रह पाएंगे, क्योंकि वो एक इकोसिस्टम को सेव करने वाला वो एक प्रजाति मान सकते हैं आप उसे। तो इस तरीके से सरकार चाहती है, क्योंकि वो बिल्कुल ही जैसे ना सही से पढ़ना जानता है ना लिखना जानता है, तो उसे समझाना चीजों को, और उसकी भाषाएं भी अलग होती है। बहुत सारे भारत के ऐसे क्षेत्र में आप चले जाएं जैसे गारो, खासी, जयंतिया, ये सब जो आपको जो दिख रहा है, या फिर आप साउथ की तरफ अगर चले जाएं तो इधर फिर ये सब जो ट्राइबल क्षेत्र वाले जो लोग हैं, तो वो बहुत दिक्कत होती है उसे किसी चीज को समझाने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं सरकार के कामों में बाधा भी देती है और एक चैलेंजेस है, क्योंकि इसे समझा पाना बहुत ही मुश्किल है। तो इसी तरीके से सेकंड पॉइंट में जो आपका है, तो इसमें भी इसी तरीके से बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि उसे जैसे ग्रामीण क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का अभाव होता है, और फिर ग्रामीण क्षेत्र में आपको थोड़ी सी शिक्षा कम होती है वहाँ, तो उन चीज़ों को सब कुछ समेटना होता है। फिर उसी तरीके से अगर ये जो थर्ड पॉइंट जो हम लोग जो समझने की जो कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कि सभ्य राजनीतिक संस्कृति, या इसी को फिर मतलब कहते हैं भागीदारी युक्त राजनीतिक संस्कृति। तो ये लोग जो है ना, फर्स्ट वाले जो आपने देखा, तो वो तो मतलब बिल्कुल ही ट्राइबल क्षेत्र का होता है, मतलब पहाड़ी क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्र का, तो उसे समझाना तो बहुत ही मुश्किल होता है। ग्रामीण क्षेत्र वाले जो हो जाते हैं, जैसे हमारे आप जैसे लोग छोटे छोटे गांवों से जो मतलब आए हैं, तो इन लोगों को भी समझाना मुश्किल होती है, बट लेकिन नामुमकिन नहीं होती है, इसे समझाई जा सकती है। क्योंकि अब जिस तरीका से मतलब 21वीं सदी का जो जनरेशन है वो टेक्नोलॉजी और सारी चीज़ों से जो वर्ल्ड ग्लोबल जुड़ने का जो तरीका, एक माध्यम जो डिजिटलीकरण जो बन गया, तो लोग जो मतलब धीरे धीरे हर चीज़ को जानना, समझना, पहचानना सीख गया है। तो इस कारण से थोड़ी सी ग्रामीण वाली जो समस्याएं हैं वो खत्म हुई है। और ये जो थर्ड वाले जो पार्ट में है, इसमें शहरीकरण के लोग होते हैं, नगरीकरण के लोग होते हैं, तो इसे समझाना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि ये अपने आप को हर चीज से मतलब वेल डेवलप कर लिए होते हैं, भाषा के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे, कहीं ना कहीं मतलब सारे लोग जो है मतलब शिक्षित लोग होते हैं, वेल एजुकेटेड लोग होते हैं। तो इस तरीका से वो हर लोग जो है मतलब किसी भी चीजों को उनकी जो लिसनिंग पावर है, थिंकिंग पावर है, एनालिसिस पावर है, वो सब थोड़ी सी अलग लेवल पे होती है, वो हर चीजों को अच्छे से समझते हैं। तो सरकार को यहाँ किसी तरह की कोई समस्या नहीं होती है, वो हर तरह के अपना योजनाओं को या फिर वहाँ के लोगों को इन्वॉल्व करने में उन्हें आसानी होता है किसी भी चीज को समझाने उमझाने के लिए। तो इस तरीके से हम लोग थर्ड, यहाँ जो है वो लोग सारा डिपेंडेंट होता है हर चीज पे। यहाँ है कि लोगों को जो है ना, सरकार उतना किसी चीज पे ध्यान तो देती है, कहने का मतलब ये है, लेकिन उतना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है। इसमें क्या है कि लोगों को सरकार शासन के लिए ज्ञान भी होता है, इसे भागीदारी निभाने के लिए इसे इस चीज की भी ज्ञान होता है, मतलब सरकार के प्रति कार्य करने का कौशल का भी ज्ञान होता है, और भागीदारी यानी पार्टिसिपेट करने का भी जो है इन्हें निभाने आता है। जिस तरीके से आप देख लीजिए, जैसे कि नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे ऐसे सिडनी हो गया, बर्मा हो गया, ये सब लोग जो है मतलब गारबीथा हो गया, फिर लैमेडन का
यूएसए का लैमेडन जो एक क्षेत्र है वो सब, ये सब देखिए किस तरीके से बिल्ड हो, जैसे कि हमारा अपना इंडिया का ही देख लीजिए, जैसे कि जो महानगर है, जैसे कि कोलकाता हो गया, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, ये सब जो आपको बेंगलोर हो गया, ये सब क्षेत्र देखिए, ये सब मतलब सारा जो शिक्षित है तो कहीं किसी तरह कोई दिक्कत होता नहीं है, ये हर चीज अपना आसानी पूर्वक से कर लेता है और सारे चीज को अच्छे से मेंटेन करते हैं। अब सवाल यहाँ ये बनता है, जैसे कि हम लोग तो ये तीनों टॉपिक को देख लिए, तो अब सवाल इसमें ये बनता है कि सभ्य भागीदारी युक्त राजनीति संस्कृति का निर्माण कैसे, मतलब क्या रीजन है जो कि मतलब इसका निर्माण करना सही रहेगा, अच्छा है, सारे समाज के लिए अच्छा है। तो ऐसा क्या रीजन है जो कि इसमें भागीदारी करना अच्छा है। तो आइए इसका हम लोग कारणों पे बात करते हैं इस तरीका से, इसमें क्या क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है, किस लिए इसे जो मतलब किया गया है। सभ्य राजनीतिक सांस्कृतिक भागीदारी युक्त राजनीतिक संस्कृति का निर्माण कैसे मतलब हुआ, तो इसे आइए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें इसकी जो बेनिफिट है, इससे जो समाज का जो मतलब फायदा है वो इस प्रकार से हम लोग इसे देख सकते हैं। इसमें एक जागरूकता होती है, इसमें राजनैतिक जागरूकता होती है। इसी में अगर देखना चाहें हम लोग तो इस तरह से जागरूकता की अगर बात करें इसमें हम लोग, तो इसमें जो बात की जाती है, सबसे बहुत ही अच्छी सुंदर बात यह कही जाती है कि ऐसे व्यक्ति को आप वोट दें जो आपके हित में काम करे, ना कि नेता अपने जाति धर्म ये सब के नाम पे काम करे, ना ही ये राजनीतिक ध्रुवीकरण तुष्टीकरण के रूप में मतलब काम करे। अगर आप बात करें कि मतलब जैसे कि वोटिंग किस आधार पे करना चाहिए, तो इस आधार पे की जा सकती है इसे वोटिंग आप, यानी कहने का मतलब ये है कि आप अगर वोट करना चाहते हैं तो इस आधार पे वोट नहीं करें। आप वोट अगर करना चाहते हैं तो इन सब चीजों से अवॉइड करके करें, जाति धर्म भाषीय समुदाय प्रजातीय निर्जातीय वंश, इन सब चीजों से छोड़ करके आप जो है ऊपर उठ करके अगर वोट करेंगे तब आपका समाज का विकास होगा, तब जो है आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का विकास होगा, फिर आप भी खुशी रहेंगे और आपका सामाजिक हैप्पीनेस भी अच्छा रहेगा और आपका जीवन यापन और हर चीजों का भरण पोषण पूर्ति होने की संभावना होगी। तो इसलिए ये 24 का इलेक्शन भी है, तो आप लोग भी अच्छे से वोटिंग करें और किसी ऐसे पर्सन को चुने जो कि ये सब जाति धर्म जातीय निर्जातीय क्षेत्र वंश ये सबसे दूर रहे और एक सामाजिक और संप्रदाय ये सबसे हट करके ये सब लोग रहे जो कि समाज में अच्छा और व्यक्तित्व के नाम पे जो काम कर सके। तो ये आप कर सकते हैं, मतलब ऐसे व्यक्ति को आप वोट दें जो आपके हित में काम करे, आपके समाज में काम करे और राजनीतिक तुष्टीकरण राजनीतिक ध्रुवीकरण ना करें। तो ये पॉइंट आप लिख सकते हैं। ये पेन जो लिखेंगे इसी में जो सेकंड लिखें, सही राजनीतिक अभिवृत्ति हो, जो आप लिख सकते हैं वो थर्ड जो आप पॉइंट लिख सकते हैं। थर्ड पॉइंट आप ये लिखें कि एक अच्छी संविधानवाद हो। एक अच्छे संविधानवाद का अगर बात करें तो आप इस तरीका से समझ सकते हैं। इसी में जो मतलब थर्ड टॉपिक आपका होना चाहिए, इसी में जो आपका जो थर्ड पॉइंट है, जैसे कि सेकंड पॉइंट आपने उसमें लिखा कि सही राजनीतिक वृत्ति हो, तो इसी में जो आप थर्ड पॉइंट लिख सकते हैं एक अच्छा संविधानवाद हो। ठीक है, तो अब इसमें जैसे कि ऐसा क्या हो जो कि एक अच्छा संविधानवाद कहलाएगा उस देश का, तो अगर चाहें तो ये फर्स्ट पॉइंट आप इसमें देख सकते हैं
कि सक्रिय मीडिया हो, सेकेंड पॉइंट हो कि सक्रिय न्यायपालिका हो, और इसमें सिविल समाज अच्छा काम करे, एनजीओ अच्छा काम करे, और अपोजिशन का जो पार्टी हो वो अच्छा काम करे। अपोजिशन की पार्टी की सेंस में ये आप समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए सपोर्ट डेट की कहीं किसी स्टेट का या सेंट्रल में अगर सरकार बनती है तो उसमें दिक्कत ये होती है कि जिन मुद्दाओं पे सरकार बनाई है और वो काम नहीं किया और कोई दूसरी पार्टी ने सरकार बनाई, तो जो पार्टी हार गया है वो पार्टी जो है, मतलब हमारे यहाँ क्या होता है इंडिया में कि वो मतलब गोवा तो स्विट्जरलैंड यहाँ वहां जा करके जो है मतलब इंजॉयमेंट करता है, फिर जब इलेक्शन होती है तो फिर वो देश वापस आते हैं और फिर मतलब जो है चुनाव की प्रक्रिया में चलता है। नहीं, उसे होना ये चाहिए सक्रिय पार्टी में, अपोजिशन पार्टी में, कि वो अपनी भूमिका इस आधार पे निभाए कि मैं चुनाव हार चुका हूं और किन किन मुद्दों पे मेरी कमजोरी रही है, जो कि मतलब हमारा जो कांटेक्ट जो है मतलब टूट गया है जनता से, तो वो मतलब जिस तरीका से प्रेजेंट में राहुल गांधी जो है अभी वो मतलब जो कर रहे हैं जन यात्रा, ये मतलब न्याय यात्रा जो भी वो अपना, तो इस तरीके से ये सिर्फ चुनाव में ही ना हो, जब अपोजिशन पार्टी हार जाए तो फिर जनता की आवाज बन करके जनता के पास जाए और वो समस्या को समझे, मेहनत करे, स्ट्रगल करे 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, तब फिर वो जन कल्याण की बात कर पाएगा, तब वो फिर समझ पाएगा। तो यहाँ पे जो अपोजिशन की जो सक्रियता की जो बात है यही है। अब मीडिया सक्रियता का मतलब ये है कि जो ट्रू है, मतलब सरकार से पूछे, सरकार से, जैसे मतलब इसे जो फोर्थ ऑफ स्तंभ जो कहा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फोर्थ स्तंभ, तो ये इसीलिए कहा गया है कि मतलब आप सरकार और जनता के बीच का एक माध्यम है, आप इनकी बात वहां तक पहुंचा सकते हैं और उनकी बात यहां तक आप पहुंचा सकते हैं। अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के कुछ अगर नहीं कहेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर नहीं करेंगे, सिर्फ मन की बात ही अगर करेंगे, तो फिर ये कैसे होगा? क्योंकि सुनना पड़ेगा ना, किसी भी चीज पे, किसी भी टॉपिक या किसी भी समस्याओं को हल करने के लिए सबसे पहले सुनना पड़ता है। जब आप उस बात को सुनेंगे तभी आप समस्या को हल कर सकें। जैसे मैं अभी क्लास ले रहा हूँ, इसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मेरे अंदर भी त्रुटियां हैं, तो जब आप कमेंट में जब मुझे बताएंगे तो फिर मैं उसे इम्प्रूव करूंगा, उसमें और बेटर हो सकता है। तो इस तरीके से आप लोग भी कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि इसमें क्या त्रुटियां हैं। तो इसी तरीके से अब मीडिया सक्रियता हो सकती है। अब न्यायपालिका, जैसे मान लीजिए अगर भारतीय संविधान के मूल ढांचा में अगर सांसद अगर छेड़छाड़ करने लगे, सदन अगर छेड़छाड़ करने लगे, तो न्यायपालिका सक्रियता होकर के उसे बताएगा। जिस तरीके से केशवानंद भारती के मामले के बाद उन्होंने बताया कि आप जो है मतलब संविधान के मूल ढांचा में छेड़छाड़ नहीं करेंगे, तो फिर वो पूछा, सरकार पूछी कि भाई आप ऐसा करो ना, एक लिस्ट मुझे दे दो, आप मुझे बता दो कि क्या है मूल ढांचा, मैं उसमें नहीं करूंगा, उसके बाद जो मुझे समझ में आएगा, जो उचित लगेगा जनता के भलाई के लिए या फिर जो भी, तो वो मैं उसमें करूंगा। तो कहा कि जब जब समय आएगा तो मैं बताऊंगा कि क्या है। तो इसी तरीके से मैं ये कह रहा हूं, सक्रिय मीडिया हो, इसमें सक्रिय मीडिया हो, इसी में जो सेकेंड हो तो इसमें सक्रिय न्यायपालिका हो, क्योंकि अगर ये सब सक्रिय नहीं होगा तो कार्य कैसे करेगी? सक्रिय न्यायपालिका हो। फिर इसी में अगर हम लोग थर्ड देखें तो सिविल समाज सक्रिय हो। फिर इसी में अगर हम लोग देखें तो एनजीओ, मतलब छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन, ये बिहार वो बात करूंगा जब फिर वहां सिविल समाज वगैरह जब हम लोग जब पढ़ेंगे उसमें, तो लेकिन छोटी सी झलक आपको बता देते हैं। यहाँ बैन लगने का सबसे ज्यादा कारण ये था कि मतलब बना करके और इसे बेच दी जाती थी। जैसे कि मान लो कि मैंने बनाया और मैं कॉर्नर चल गया और उसी के जो रजिस्टर जिस नाम से किए हुए थे वो किसी दूसरे को से रजिस्टर करके वो दे देते थे और उससे जितना भी हुआ 2 करोड़ 3 करोड़ ले करके और फिर निकल जाते थे। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा मोरल करप्शन की ओर बढ़ रही थी। इस कारण से गवर्नमेंट ऑफ स्टेट बिहार जो है मतलब वो बैन थोड़ा लगा दिया इसे। तो यहाँ भी थोड़ा सा एनजीओ को बनाना बहुत मुश्किल होता है। पहले आप वर्क करके दिखाएं, फिर उसके बाद फिर आपको जो है मान्यता वगैरह मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। तो इस तरीके से एनजीओ इसमें सक्रिय होना जरूरी है। फिर इसी तरीके से जो है मतलब विपक्ष सक्रिय हो,
तो इस तरीका से इसमें अच्छी काम हो सकती है। विधि के शासन को स्थापित करना हो, इसी में अगर आप लिखना चाहते हैं दूसरा 4th पॉइंट, तो विधि के शासन का स्थापना हो इसमें, मतलब रूल ऑफ लॉ के हिसाब से ये चले। फिर इसी में जो है वादी विचारधारा को लेकर के चले, मतलब पूरा एकदम कट्टर नहीं हो जाए, बिल्कुल फनेटिक नहीं हो जाए, कहीं ना कहीं जहां अगर लगे तो थोड़ी सी लचीला, जैसे कि हमने हमारे जो संविधान है वो लचीली प्रक्रिया की संविधान है, जिस तरीका से समस्या उत्पन्न होती है उस तरीका से हम लोग एडजस्ट हो जाते हैं उसको, ठीक है। तो उसी तरीके उदारवादी विचारधारा से आप आगे बढ़ें कि ताकि अच्छा हो। चलिए, तो आगे की बातचीत हम लोग जो है इसमें पूरा जो करेंगे, नेक्स्ट क्लास की जो बातचीत इसमें करेंगे कि गवर्नेंस किस तरीका से काम करती है, गवर्नमेंट किस तरीका से काम करती है, ये सारा हम लोग बात करेंगे इसमें, सिविल समाज ये सब सारा। फिर निजी क्षेत्र, बाजार में निजी क्षेत्र का क्या भूमिका है, ये सब सारा हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा हो, और इसमें जो भी त्रुटियां हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं इसमें, और निरंतर इसी तरीका से बने रहें आप लोग। मैं भी अपनी कोशिश करूंगा कि अपना बेस्ट दे सकूं। तो बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।